बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशु हमारे शो में और बहुत मुबारक हो पहले आपको ये पुरस्कार। आपने जैसा हमने कहा यहाँ पर ट्रू गिविंग ऑलवेज रिस्पेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स ह्यूमन डिग्निटी, वाकई इसको सच करके दिखाया है और जो देने की पूरी तहजीब है उसे बदलने की कोशिश की है। और आज रामन मैगसेसे पुरस्कार जब शुरुआत हुई थी उस वक्त की बात अब याद आती है कुछ, अपनी तस्वीरें टेलीविजन पे अखबारों में सब तरफ देखते हुए? अब मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन के अंदर तो इतना कुछ खुद गया है जो मुझे भी नहीं पता था। मतलब आपके बारे में? हाँ, मेरे बारे में मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था। कोई बनबसा जैसी जगह हुआ है और उसने वो वहाँ के हमारे प्रिंसिपल से भी मिल लिया है जो मुझे भी अभी एकदम से याद नहीं थे। तो बड़ा खूबसूरत है मतलब इस पूरा सफ़र को देखना। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त जाहिर है जब आदमी शुरू करता है तो कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि आप इतने आगे पहुँचेंगे, पर उस शुरुआत के वक्त में इस आगे की बात तो छोड़िए, मुश्किलें तो बहुत आई होंगी तब। नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। कायदे में उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने कोई एक रास्ता चुना है, कोई भी काम, मैं सोचता हूँ मैं यदि कल कोई पान की दुकान भी लगाना चाहता जी, तो भी उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी होती। तो यदि ये किया और इसमें कोई मुसीबतें आई तो वो पार्ट एंड पार्सल है उसका, उस पूरा मतलब एक पैकेज है। जी। और हम में से कोई ऐसा इतना किस्मत वाला नहीं है कि दुनिया का सब कुछ अच्छा हमें मिलेगा और बुरा किसी और को मिलेगा। तो वही एक स्ट्रगल की कहानी है। हाँ, जब आप कोई एक अलग तरह की चीज़ करते हैं जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, उस तरह का काम माना पहले नहीं हुआ है, या आपकी फैमिली में कोई तजुर्बा नहीं है, या मतलब जिस ज़माने में हमने शुरू किया था, ज़माना क्या कोई 15-16 साल ही हुए हैं, बट वो ज़माना बिल्कुल अलग था क्योंकि उस समय गूगल नहीं था इस लेवल पे। तो अब तो फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें खोजबीन कर सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से लेके बहुत सारे नए नए चीज़ें आ गई हैं, तब नहीं था। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के उसका फ़ायदा भी मिला हमको कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं होता तो आप अपना खोजते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, बट आप अपने लेवल पे लगे रहते हैं। बस वही हुआ। रामन मैगसेसे पुरस्कार आपको मिला। और आपसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप जो पीछे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तमाम भारतीयों को मिला है, जिसमें मदर टेरेसा हैं, जिसमें आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, तमाम लोग हैं आप जिनकी तस्वीरें लगातार इसमें देख रहे हैं। TN सेशन है और आज को आपको मिला है ये जो अवार्ड, और जब गूंज के जो काम कर रहा है उसके लिए मिला है। गूंज की कहानी जब शुरू हुई थी थोड़ा वो बताइए हमें कि आखिर इसकी शुरुआत आपने जब की तो क्यों कर सोचा गूंज करने का? आप तो इतने MA कर चुके थे, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म, फिर ये कहाँ से दिमाग में आया? देखिए, एक तो बहुत मुझे गर्व महसूस होता है जो आप तस्वीरें पीछे सारी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी है गूंज की वजह से है, लेकिन इस परिवार से जुड़ने का बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में आप ये नहीं सोच सकते कि कोई एक चीज़ जो जिससे कभी मदर टेरेसा को नवाजा गया हो या TN सेशन साहब को नवाजा गया हो, वो कभी आपको भी उसी मंच पे आप बैठा देंगे। हम सब, हमारे लिए तो ये सब लोग आइकॉन हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे। और गूंज की शुरुआत भी बहुत ही छोटे सी चीज़ पर और छोटे से लेवल पे की थी। हमने सिर्फ ये कहा था कि आप 3 बुनियादी ज़रूरत की बात करते हैं तो आप रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, लेकिन यदि हम पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कभी भी डेवलपमेंट इश्यूज़ की बात करते हों, पॉलिसीज़ की बात करते हों, ये जो डेवलपमेंट गोल होते हैं, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, जो भी कहें आप, या हमारे अपने सेक्टर में जिनको आप फंडिंग एजेंसीज कहते हैं, आप किसी को भी उठा के देखिए और ये देखिए कि वो किन मुद्दों पे काम करते हैं, तो कोई 100-150 विषय आपको दिखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से ग्लोबल वार्मिंग तक, लेकिन आपको क्लोथिंग उसमें लिखा हुआ ही नहीं मिलता। तो हमने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि यदि कपड़ा एक बुनियादी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान की तरह, तो वो विकास का एक मुद्दा क्यों नहीं है। दूसरी बात है कि कपड़ा किसी को चाहिए, ये इस बात से कैसे तय होता है कि किस इलाके में बाढ़ या भूकंप आया। तो वो डिजास्टर, एक बेसिक नीड एक डिजास्टर रिलीफ मटेरियल बन के कैसे रह गया। दूसरा, वो एक चैरिटी बेस्ड क्यों है कि जिस दिन आपके पास फालतू है, जब आपको पहनना नहीं, आपका मन भर गया है इस टी-शर्ट से, तो आप उसको किसी को देना चाहते हैं। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि ना सिर्फ इस देश में, तमाम विश्व के तमाम हिस्सों में आधे विश्व को डिजास्टर की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिजास्टर की स्टेट में है, क्योंकि पॉवर्टी सबसे बड़ा डिजास्टर है जी। तो जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उसके पास कपड़ा अपने आप में एक बुनियादी जरूरत है जिसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। इस देश में खास तौर पे मुझे लगता है ठंड में जितने लोगों की मौत होती है उतनी अर्थक्वेक या फ्लड में नहीं होती।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड की जो मौत है वो ठंड से नहीं होती। यदि ठंड में लोग मरते तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। उसी शहर में मैं जिंदा रहता हूं, कोई और मर जाता है या सफर करता है, वो ठंड नहीं है, वो कपड़े की कमी है, क्योंकि मुझमें और उसमें सिर्फ वही एक फर्क है। तो ये एक ऐसा डिजास्टर है या एक ऐसा विषय है जिसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़े पॉलिसी लेवल के डिसीजन हों तो बहुत अच्छा है, बट यदि ना भी हो और बहुत बड़े बजट ना भी निकले तब भी जनता मिलकर इसको सॉल्व कर सकती है। तो आप तो कुछ कोई कॉर्पोरेट जॉब थी आपकी, आप कहीं काम कर रहे थे, उस दौरान आखिर ये हुआ कैसे कि काम करते करते आपको अचानक से इस बुनियादी ज़रूरत, आपने सही कहा कि रोटी कपड़ा मकान, इसके नारे, इसके अराउंड गाने और फिल्में तमाम हम देखते रहे, लेकिन उस बुनियादी ज़रूरत पे आपका ध्यान अपने वो कॉर्पोरेट जॉब के दरमियान कैसे गया? कॉर्पोरेट जॉब से टू बी ऑनेस्ट पहले गया, काफ़ी पहले गया मैं। हाँ, जब मैं मास कॉम कर रहा था तो थोड़ा सा तो वो जर्नलिज्म वाला जो आप लोगों का कीड़ा है वो मेरे अंदर भी था, और एक उसके ऊपर फोटोग्राफी का शौक था। तो एक बार उत्तरकाशी में एक अर्थक्वेक हुआ था 91 में, तो मैं ऐसे ही अपना क्लासेस वगैरह बंक करके वहाँ चला गया था। तो एक सज्जन मिले मुझे वहाँ पर, जिन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी जिसमें जो जूट की बोरी की बनी हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड में आलू बहुत होता है तो उसको पैक करने के लिए वो बोरी इस्तेमाल होती होगी। वो पहने हुए थे, मैं तो घूमता घामता अपना कैमरा लेके निकल गया था। एक हाथ में उनके कोई चिट थी और वो मतलब एक पूरी तरह बावले से हो गए थे, और एक ही शब्द बार बार बोल रहे थे कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कंबल दे दो मैं मर जाऊंगा। तो मैं उनसे बात करता रहा खाने की और चीज़ों की, बट वो मुझे कुछ नहीं सुना उन्होंने। अच्छा, मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मैं तो खुद ही एक राहगीर की तरह चला गया था वहाँ पे। मैं आ गया वापस, जैसी लाइट खत्म हुई, फोटोग्राफी का जुनून उतरा, मुझे चिंता हुई कि मुझे कहाँ सोना है, क्योंकि मैं तो तैयारी से नहीं गया था। तो कोई एक एजेंसी का कोई रिलीफ कैंप होगा, उस समय ये सब रिलीफ के काम इतने ऑर्गेनाइज होते भी नहीं थे। उनसे मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे सोना है। तो उन्होंने अपना एक टेंट में मुझे बता दिया कि ये कंबलों का ढेर है, आप अपना लीजिए, आराम से सोइए। 4-6 कंबल मैंने नीचे डाले, 4-6 कंबल ऊपर डाले, लेकिन वो टेंट था और उत्तरकाशी की ठंड थी, नवंबर दिसंबर का कोई महीना रहा होगा। रात को मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी क्यों कह रहा था कि मुझे कंबल दे दो मैं मर जाऊंगा। शायद वो ठंड का एहसास मेरा पहला था जी। उसी साल में एक बार ये पुरानी दिल्ली घूम रहा था मैं अपने स्कूटर पे, जो हम लोग अक्सर स्टोरी की तलाश में या सस्ता और अच्छा खाना खाने के लिए घूमा करते थे, वो इलाका इसीलिए है। तो एक खूबसूरत सा पिक्चर मुझे दिखा कि एक सज्जन है जो ठेला चला रहे, उसके ठेले पर एक महिला बैठी है जो बहुत कलरफुल कपड़े पहनी हुई है। तो वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक फॉग में मुझे चित्र दिखा। मैं जैसे ही भागा तो पास में जब मैं उसके पहुंचा तो उस ठेले पे लिखा था लावारिस लाश उठाने वाला। तो मतलब एक सडनली वो चित्र जो है वो स्टोरी बन गया जी। तो मैंने उनका पीछा किया तो पता लगा कि ये हबीब भाई हैं और लावारिस लाशें उठाने का काम करते हैं, दिल्ली पुलिस की मदद करते हैं उसमें। और एक लाश का उनको 20 रुपये और 2 मीटर कपड़ा दिया जाता था उस समय। उनसे बातचीत शुरू हुई, क्योंकि फिर मैंने एक हफ्ता निकाला उनके साथ, फुटपाथ पे सुबह से शाम तक रहता था। बोले कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं। पता लगा कि हर 24 घंटे के अंदर 4-5 किलोमीटर की रेंज में जहाँ वो जा सकते थे वहाँ पे 10 से 12 लाश उठाते थे, और गर्मियों में वो 4 से 5 होती थी। छोटी सी बेटी थी कनीज बानो, अब तो बड़ी लकी हो गई है वो। उसने बड़ा शौक किया था, और ये फिर एक साप्ताहिक हिंदुस्तान करके बड़ी प्यारी सी पत्रिका होती थी, उसके लिए मैं लिखा करता था। उस बच्ची ने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। फिर कहती है लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तंग नहीं करना, करवट नहीं बदलना तो मुझे बहुत बाद में समझ आया। पर मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा शौक था कि एक हॉस्पिटल के बाहर जहाँ 5-6 हजार लोग रोज आते जाते हैं जी। एक बच्ची एक ऐसा साधन ढूंढती है गर्म रखने का, जिसको जबकि आप कहते हैं कि लाश ठंडी होती है, जो मर्जी आप तर्क देते रहिए, बट उसको वही दिखता है, उसी के साथ पली बड़ी है वो जी। तो पूरे देश का क्या है या देश के बाहर क्या है, क्योंकि आपने कपड़े को कभी मुद्दा नहीं माना, जाड़ों को आपने डिजास्टर नहीं माना, ठंड की मौत आम मौत है, उसके लिए कोई मुआवजा नहीं होता। आप उसको इतने सालों से बेसिक नीड कहते रहे, लेकिन आपके किसी डेवलपमेंट एजेंडा का वो हिस्सा नहीं है। और ये जो आपका तजुर्बा था जब आप खूनी दरवाजे पे गए और पुरानी दिल्ली में और आप हबीब भाई से मिले, वो सब आपके पढ़ने के दौरान, तब आप काम कर रहे थे या आप पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा था उस समय, मास कम्युनिकेशन कर रहा था। मतलब तो ये दिमाग में उस वक्त से आइडिया आया होगा कि कपड़े को लेके कुछ करना है। हाँ, मतलब देखिए, मैं तो देहरादून से आया था उस समय, और छोटा शहर है, अब तो राजधानी हो गया, उस समय तो रेड लाइट भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बड़ा खूबसूरत सा शहर है। तो आपने पहली बार ये देखा था कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड भीख मांगने का धंधा है, कि हर रेड लाइट पे इतने सारे लोग आ जाते हैं। ये सब मैंने पहले कभी देखा नहीं था। तो
मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो मैं एक अंदर मेरे एक बात ये चलती रहती थी कि भाई ये बच्चे जो भी हैं या जो बड़े हैं, ये ठंड में स्वेटर पहन के क्यों नहीं भीख मांगते। मुझे नहीं पता था कि इसका मार्केटिंग एंगल है, वो मुझे बाद में पता लगा जब थोड़ा सीख समझ गया। और ये सब होने के बाद भी आपने एक कोई एड एजेंसी में काम किया और फिर उसके बाद कुछ दिनों के काम करने के बाद शायद गूंज की शुरुआत 1998 में हुई। हाँ, मैंने नहीं, 2-1 महीने के लिए, कुछ महीने के लिए एक एड एजेंसी में काम किया था, कॉपीराइटर की तरीके से, क्योंकि उसी समय एडवर्टाइजिंग PR करके निकले थे और लिखने के शौकीन थे। फिर 2 और जॉब किए, पावर ग्रिड में किया और उसके बाद एस्कॉर्ट्स में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कुछ साल काम किया जी। 98 में नौकरी छोड़ी और बस तब इनफॉर्मली मतलब गूंज की पूरी कहानी शुरू हुई। जब आपने 98 में नौकरी छोड़ने के पहले आपके दिमाग में वो खाका तैयार हो गया था कि मुझे कुछ शुरू करना है अपना काम और कैसे करना है? आपके पास साधन कुछ जुट गए थे या? एक्चुअली ये हुआ था कि ये जो 2 हादसे मैंने अपने हाथ देखे थे, तो इससे कम से कम ये हो गया था कि और 50 अच्छी बुरी चीजें सामने होती रहे, लेकिन मेरा ध्यान कपड़े पे जाना शुरू हो गया था। मतलब मैं जब भी कहीं निकलता था, घूमता था या स्टोरी करता था, यहाँ तक कि जब कॉर्पोरेट की नौकरी भी करता था, तो मेरा ध्यान सिर्फ कपड़ों पे जाना शुरू हो गया था। वो हो जाता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चलता रहता है। तो मेरे साथ भी शायद यही रहा होगा। और फिर एक एस्कॉर्ट्स की नौकरी छोड़ी थी और मुझे लगता है मैं नहीं भी छोड़ता तो 1-2 साल में, कुछ महीने में निकाल दिया जाता है, क्योंकि कंपनी बंद होनी थी। तो छोड़ने से बड़ा फैसला शायद मेरा ये था कि भाई मैं दोबारा नौकरी नहीं करूंगा। वरना टेलीकॉम सेक्टर में थे तो नौकरी की कमी उस समय नहीं थी। मतलब उस समय वही समय था जब मोबाइल लॉन्च हुआ था इंडिया में। और फिर हम दोनों ने, मीनाक्षी जो वाइफ है, उन्होंने भी मासकॉम साथ किया था, वो BBC में थी उस समय। और हम लोगों ने ये तय किया कि भाई 3 साल हमारी मैरिज को हो चुके थे कि हमने इस समय में जो भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करा है वो निकालते हैं। तो आप ये सोचिए, एक न्यूक्लियर फैमिली जो अभी स्कूटर पे ही घूमती है अक्सर, 2 लोगों की फैमिली, उसमें से करीब 67 कपड़े निकल आए जो हमने यूज नहीं करे थे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा पोटेंशियल है कि जब हमारे घर में 67 कपड़े ऐसे निकल गए तो दुनिया भर में तो पता नहीं कितने होंगे, क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ डिजास्टर में ट्रक लोड देखते हैं तो निकलते हुए। वो 67 जो कपड़े निकले उनको आपने क्या किया? उनको बांटा नहीं? उनसे कुछ और? नहीं, उस समय तो हम सोचिए कि वो थोड़ा टेस्ट मार्केटिंग की, उसमें कुछ और जोड़े, लोगों से बात की, जैसे इकट्ठे किए थोड़े। तो फिर हमारे सरता विहार के बाहर एक स्लम हुआ करता था, अब नहीं है। वहां पे जाके हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की कि यदि हम किसी को देते हैं तो क्या रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं। तो बस वहां से वो सीखना शुरू करा और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। पूरे खानदान में किसी का ये सब तजुर्बा नहीं था इन सब चीजों का। और एक, क्योंकि बहुत ही एक मिडिल क्लास से आते हैं और एक ऑनेस्ट मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे जी। तो आपके पास जो भी था वो आपका एक छोटा सा PF था। नौकरी कितने की थी और उस समय सैलरी भी इतनी बड़ी नहीं होती थी, बस एक वो छोटा सा PF था, उसको खर्च करना था। और एक कमरे का फर्नीचर वगैरह बेच दिया था हमने, जिससे कि उसको हम स्टोर में तब्दील कर सकें। और रोज कपड़ा इकट्ठा करते थे, धोते थे। और फिर एक चमोली का अर्थक्वेक हो गया, फैब में ही हुआ था वो 99 में करीब। मुझे अभी तक याद है कि आज जो हम बात करते हैं कि हम 2000 टन हैंडल करते हैं और जो भी है, 5.5 बोरी सामान हम लोगों ने भेजा था। 5 बोरी कपड़ा, आधा बोरी जूते उसमें। लेकिन हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा किक था वो ये था कि रेड क्रॉस की गाड़ी हमारे घर के आगे आके खड़ी हुई थी। और रेड क्रॉस तो हम सभी लोग बहुत इज्जत से शुरू से देखते आए हैं, वो हमारा बड़ा किक था कि भाई। और 5.5 बोरी डिस्पैच पे हम लोगों ने लिटरली पार्टी की थी कि भाई आज हमने कुछ कर दिया है। और बस वो सफर वहां से शुरू हुआ।